अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का वीडियो ये सेकंड पार्ट है उर्दू ज़बान की तारीख़ उर्दू ज़बान। इससे पहले मैं उर्दू ज़बान के सिलसिले में जो पहली जो वीडियो है वो बता चुकी हूँ कि उर्दू ज़बान का जो है वो 8 ख़ानदान है और 8 ख़ानदानों में सबसे पहला जो नाम है, अगर सबसे पहला नाम देखते हैं तो वो शामी है, हिंद चीनी है, द्रावड़ी है, मुंडा है, अफ्रीका की बांटू है, मलाई है, अमेरिकी है और हिंद यूरोपी है। इन आठों ख़ानदानों में हिंद यूरोपी जो है वो सबसे बड़ा ख़ानदान है ना? सबसे बड़ा ख़ानदान है। और हिंद यूरोपी को माहिर लिसानियात ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसमें सबसे पहला नाम कदीम हिंद आराई, दूसरा वस्ती हिंद आराई और तीसरा जदीद हिंद आराई। अब कदीम हिंद आराई को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा क्लासिकल संस्कृत। ये जो माहिर लिसानियात थे जिसने ये 2 हिस्से किए उनका नाम है ज्ञानचंद जैन, जिन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है कदीम हिंद आराई को। और दूसरा जो माहिर लिसानियात है सुदर्श वर्मा, उसने कदीम हिंद आराई ज़बान दौर को 5 हिस्सों में तकसीम किया है, 5 मंजिल में तकसीम किया है। वैदिक मंजिल, अहद पानीनी मंजिल, रज़ामिया मंजिल, देनवी मंजिल और टिकशाली मंजिल, है ना। तो उसके बाद आता है कि वस्ती हिंद, कदीम के बाद वस्ती को भी 3 हिस्सों में माहिर लिसानियात ने 3 हिस्सों में तकसीम किया, पाली ज़बान का दौर, प्राकृत ज़बान का दौर और उपभरनिश का दौर। उसके बाद जो पाली ज़बान का दौर है वो पाली अवाम की मकबूल तरीन ज़बान रही। उसी दौर में बुद्ध और जैन मज़हब की तालीमात मिलते हैं और उसी में तमाम तशानीफ़ मिलते हैं और उसमें तबलीग भी मिलते हैं बुद्ध और जैन की। उसके बाद हिंद आराई लिसानियात ने प्राकृत ज़बान को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। 5 हिस्से, सबसे पहला आता है महाराष्ट्री, सुरसनी, मगधी, अर्थ मगधी और पिशाजी। और अपभ्रंश को भी प्राकृत के बड़े आलम मार्कंडे ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, नागिर उपभ्रंश, प्राजित उपभ्रंश और उपनागिर उपभ्रंश, 3 हिस्सों में तकसीम किया है। ये सारी वस्ती हिंद आराई में से है। यहाँ तक जो है वीडियो को मैं पहला वाला जो ये है उसमें मैं बता चुकी थी कि यहाँ तक की सारी वीडियो में इसके पहले वाली जो वीडियो अपलोड है उसमें मैं बता चुकी हूँ। अब आज क्या है कि आज मैं बताने वाली हूँ कि प्राकृत की जो 5 हिस्से हैं, महाराष्ट्री, सुरसनी, मगधी, अर्थ मगधी और पिशाजी, इसमें कौन कौन से लोग महाराष्ट्री जो है वो कौन से हिस्से में आता है, कौन लोग बोलते हैं, सुरसनी कौन लोग बोलते हैं, ये सारी आएगा। तो सुरसनी सबसे पहले यहाँ पर मैं सुरसनी लिखी हूँ। सुरसनी ये ज़बान मथुरा के इलाके में मिलती है ना, ये ज़बान जो है मथुरा के इलाके में मिलती है और संस्कृत के आला तबका हासिल है ना, तबका ये 2 बार हो गया, तबका हासिल है। अगर किसी प्राकृत का रवाज था और सुरसनी में ही संस्कृत की गहरी छाप नज़र आती है। सुरसनी जो है वो संस्कृत की गहरी छाप आपको देखने मिलती है और इसमें इस ज़बान को आला तबका भी माना जाता है और ये आप मथुरा के इलाके में देखने को मिलती है। दूसरा है महाराष्ट्री ज़बान, है ना, महाराष्ट्री। ये प्राकृतों में सबसे पहले महाराष्ट्री की कवायद मरतब हुई है। इसमें जो अगर कवायदी देखा जाए तो महाराष्ट्री ज़बान में कवायदी नज़र आपको देखने मिलेगी। ये जनूब की प्राकृत में मिलती है और इसमें मराठी की जो ज़बान है जो महाराष्ट्र में जो बोली जाती है, इसी से महाराष्ट्र से ही मिली है। उसके बाद है मगधी। ये पूर्वी मशरिकी, है ना, ये पूर्वी बोल रही मगधी, ये पूरी मशरिकी हिंदुस्तानियों की बोली थी। इसकी मरकज मगध यानी जनूबी बिहार था, है ना। जनूबी बिहार का जितना इलाका आता है उसमें मगधी ज़बान बोली जाती है। उसके बाद है अर्थ मगधी, है ना। अर्थ के माने आधा यानी आधी मगधी। बिहार से लेकर इलाहाबाद के इलाके में बोली जाने वाली ज़बान अर्थ मगधी कहलाती थी। इसमें अशोक की तालीमात का भी प्रचार हुआ है अर्थ मगधी ज़बान में। उसके बाद पिशाजी ये पंजाब और कश्मीर के इलाके में बोली जाने वाली ज़बान है। ये हो गया 5 हिस्से। उसके बाद नागिर, ये दूसरा है जो मार्कंडे ने इसमें 3 हिस्सों में तकसीम किया। उसमें नागिर अपभ्रंश, प्राजित और उपनागिर अपभ्रंश। तो नागिर अपभ्रंश में ये गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों में से है। प्राजित, है ना, कदीम बोलियों
के अदबी शकल है ना। अपराजित अपभ्रंश जो सिंध में राइज थी, मौजूदा सिंधी इसी से निकली है। सिंधी का जो इलाका है और अभी जो सिंधी है वो प्राजित अपभ्रंश से ही निकली है। उपनागर अपभ्रंश जो नागिर और प्राजित के मेल से बनी है, मतलब इन दोनों की मेल से जो ज़बान बनी है उसको उपनागर अपभ्रंश कहते हैं। इसका रिवाज मगरबी राजपूताना और जनूबी पंजाब के इलाकों में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जनूबी पंजाब और राजपूताना, है ना, यहाँ इसकी ज़बान उपभ्रंश की ज़बान मिलती है। अब आता है कि उपभ्रंश जो है, उपभ्रंश प्राकृत की अगर आप देखा जाए तो उपभ्रंश जो है वो प्राकृत की बिगड़ी हुई शकल थी, है ना। यानी 400 सदी ईस्वी के आसपास उपभ्रंश प्राकृत की कोख से पैदा हुई, है ना, प्राकृत की कोख से पैदा हुई। प्राकृत ने जब अदबी रूप इख्तियार कर लिए और उस रूप में कवायद के वसूल व ज़ाबत शामिल हो गए तो अवामी ज़बान का धारा बदल गया और अवाम एक बार फिर से सादा व आसान और फितरी ज़बान इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। ये ज़बान अपभ्रंश कहलाए। मुख्तलिफ अपभ्रंश से जदीद हिंद आराई ज़बान का उभरने का दौर शुरू हुआ। जदीद हिंद अवस्थी के बाद जदीद हिंद आती है, तो उपभ्रंश से ही जदीद हिंद आराई का जो दौर है वो उभरना शुरू हुआ। तारीख की किताबों में जिन अपभ्रंश का जिक्र मिलता है वो कुल 5 है। एक सुरसनी अपभ्रंश, दूसरा मगधी अपभ्रंश, तीसरा अर्थ मगधी अपभ्रंश, चौथा जो है वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, पाँचवा प्राजित अपभ्रंश, है ना। अब इसमें सुरसनी अपभ्रंश में कौन कौन सी ये आती? सुरसनी अपभ्रंश 4 जदीद हिंद आराई ज़बानें उससे निकलती है। पहला खड़ी बोली, दूसरा राजस्थानी पंजाबी और गुजराती। राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती 4 ज़बानें निकलती है ना। खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती सुरसनी अपभ्रंश से निकलती है ना। उसके बाद आता है मगधी अपभ्रंश, इससे 3 ज़बानें निकलती है, बंगाली, उड़िया और असमी। ये 3 ज़बानें मगधी उपभ्रंश से निकलती है। उसके बाद आता है कि अर्थ मगधी उपभ्रंश। तो अर्थ मगधी उपभ्रंश से सारी पूर्वी बोलियाँ जैसे ओधी, भोजपुरी वगैरह जो है वो अर्थ मगधी उपभ्रंश से मिलती है। उसके बाद है महाराष्ट्रीय उपभ्रंश से सिर्फ एक ज़बान निकलती है, वो है मराठी जो ज़बान है वो महाराष्ट्र के जो इलाका है उसमें मराठी ज़बान बोली जाती है। उसके बाद है प्राजित अपभ्रंश से दो ज़बानें हैं, एक मगरबी पंजाबी और दूसरी है सिंधी, जो सिंध के इलाके में बोली जाती है, जो अभी है ना। तो ये 5 है जो प्राकृत की बदले जो ज़बान आई उसको उपभ्रंश, और उस उपभ्रंश को जदीद हिंदुस्तान की अभी की तारीख की किताब में अगर देखा जाए तो उसमें 5 हिस्से मिलते हैं, जिसमें महाराष्ट्रीय उपभ्रंश, प्राजित उपभ्रंश और अर्थ मगधी उपभ्रंश, मगधी उपभ्रंश, सुरसनी उपभ्रंश, ये 5 ज़बान जो आपको देखने को मिलती है और उसमें ये सारी ज़बानें आती हैं। अब ये तो हो गया एक खाकी के हिसाब से। अगर आप किताब खोल के देखते हैं, किताब में ये तो एक शॉर्टकट है कि इस तरह ये ज़बान है और किस तरह से आई, किसके बदले में किस तरह बदला, किस तरह चेंज हुआ, अगर देखना है तो जो किताब है इग्नू MA उर्दू का जो किताब है, जो पहला वाला MUD 001 की जो किताब है उसको मैं खोल के उसकी जो कदीम हिंद आराई से शुरू होती है वस्ती जदीद हिंद तक किस तरह ये सारी ज़बानें एक अहद ब अहद रेडी होता है, वो उस किताब में काफ़ी तफसील से दी हुई है। अगर आप किताब खोलते हैं तो सबसे पहले जो इकाई नंबर 7 है उसमें दिया हुआ है हिंद आराई ज़बानें, ब्लॉक 2 में आएगा। उसका दूसरा इकाई नंबर 7.31 ये है हिंद आराई ज़बान, है ना। हिंद आराई ज़बान को अगर आप रीड करते हैं तो अभी जो मैं पूरी खाकी में बताई जिस तरह से कौन कौन सी ज़बान किस तरह से आई है, तो वो इसमें आपको हिंद आराई ज़बान में कदीम हिंद आराई से शुरू होती है जदीद हिंद आराई से पहले तक। तो सबसे पहले जो है वो है कदीम हिंद आराई को माहिर लिशानियात ने 2 अदावार में तकसीम किया, है ना। जैसे मैं खाके में बताइए 2 अदावार में तकसीम किया है। पहला दौर वैदिक संस्कृत का दौर है, ये संस्कृत की कदीम शकल का दौर है। इस दौर में 4 वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अलावा उपनस ग्रंथ भी मिलते हैं।
कदीम हिंदुस्तान जो है, कदीम हिंद आराई का दौर कदीम हिंद आराई के दूसरे दौर में 3 अहम बोलियों का जिक्र मिलता है, अधेची, मध्य प्रदेशी और प्राची। हिंदुस्तान में हिंद आराई ज़बान जो है, हिंद आराई ज़बानों का आगाज का सिलसिला आर्यों के दाखलाई हिंद से होता है। आर्यों की आमद जो है, आर्यों की आमद के सबब पहले यहाँ जिस ज़बान की नशोनुमा हुई उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं, है ना। आर्यों ने जो आने के बाद, हिंदुस्तान में आने के बाद जिस ज़बान वो लोग इस्तेमाल करते थे, उस ज़बान का नाम वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत के कदीम तरीन नमूने 4 मक़दस वेदों में सबसे कदीम ऋग्वेद में मिलते हैं। यही ज़बान जब अदब और कवायद के वसूल व ज़ाबत में बंधी तो क्लासिकी संस्कृत कहलाई, है ना, क्लासिकी संस्कृत कहलाई। कवायदी वसूलों में ये ज़बान इस तरह जकड़ी के लगभग 400 कबल मशी तक पहुँचते इसने दम तोड़ दिया, है ना, इसने दम तोड़ दिया। और उसकी जगह अवाम ने एक ऐसी फितरी ज़बान इख्तियार कर ली जो तलफ़ुज़ और कवायद, है ना, दोनों तलफ़ुज़ में भी और कवायद दोनों के एतबार से आसान और सादा थी। ये ज़बान प्राकृत कहलाई। कुछ दिनों बाद प्राकृत भी कवायदी वसूलों की सकंजी में गई तो अवामी ज़बान की धार का रुख जो है वो फिर से बदल गया और अवाम एक मरतबा फिर से सादा, सहल और फितरी ज़बान इख्तियार करने पर मजबूर हो गए जो प्राकृत की बिगड़ी हुई शक्ल। यही बिगड़ी हुई शक्ल उपभरनेश कहलाई, है ना। उपभरनेश की नशोनुमा 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी माने जदीद हिंद आराई शुरू होने से पहले तक, और जदीद हिंद आराई जो है वो 1000 ईस्वी से ताहाल, मतलब अभी जो चल रहा है 2023 तक का साल है। तो 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही उपभरनेश जो है वो इतनी साल तक रही। 1000 ईस्वी के बाद उसकी इर्तिका की रफ्तार जो है वो तेज़ हुई और मुख्तलिफ उपभरनेश से मुख्तलिफ जदीद हिंद आराई ज़बानों का उभार शुरू हुआ। सनती कुमार चटर्जी जो है, माहिर लिसान सनती कुमार चटर्जी अपनी किताब हिंद आराई और हिंदी में उर्दू ज़बान से बहस करते हुए कहते हैं कि 17वीं या 18वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तानी ज़बान की मुस्लिम शक्ल में उर्दू वजूद में आई। मशरकी पंजाब और गंगा जमुना के दो आबे पर वाक़या मध्य प्रदेश का इलाका उर्दू का अहल ज़बान का इलाका है। उनके ख़याल में पंजाब और वस्ती इलाके को उर्दू का माखज़ और मनबे करार दिया जाता है। हिंदुस्तानी या खड़ी बोली की नशोनुमा 1100 से 1800 तक के 7 सदियों पर मुहित है ना। हिंदुस्तानी का इर्तिका शुमाली हिंदुस्तान और दक्षिणी हिंद की सियासी, तारीखी, तहजीबी और माशराती और लिशानी तहरीक व तारीख के गर्द बिखरा हुआ है। जबकि मोहम्मद गजनवी और दिगर गैर मुल्की मुसलमान पंजाब में फतहिन की हैसियत से आबाद हुए और मुकामी गैर मुसलमानों से उनका नस्ली तहजीबी और लिशानी इख्तिलात हुआ, तभी नई मखलूत ज़बान ने जन्म लिया। तकरीबन 200 साल के परवरिश के बाद ये ज़बान पंजाब से दिल्ली आ जाती है और यहाँ से मोहम्मद तुगलक के साथ दक्खन पहुँचती है। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि सनती कुमार चटर्जी जो है हिंदुस्तानी या खड़ी बोली की नशोनुमा को उर्दू से अलग करके पेश करता है, जबकि दूसरे जो माहिर ज़बान ने उन 700 साल के लिशानी अमल को उर्दू के इर्तिका की तारीख का अहम हिस्सा करार दिया है। लेकिन ज़बान की तारीख के मुताले में इस तरह के इख्तिलाफ़ात का एक फितरी अमल है।
जब हिंद आराई ज़बान की बात करते हैं तो हमारी नज़र हिंद यूरोपी ख़ानदान तक पहुंचती है। दरअसल हिंद आराई उसी हिंद यूरोपी ख़ानदान की एक शाख है। मैं पहले बता चुकी, हिंद यूरोपी जो है वो 8 ख़ानदान जो है, 8 ख़ानदान में सबसे बड़ा ख़ानदान जो है हिंद यूरोपी है ना। हिंद यूरोपी का ही एक हिंद यूरोपी एक शाख है ना। प्रोफेसर मासूद हुसैन खान का शुमार भी मुमताज़ माहिर लिशानियात में होता है। वो लिखते हैं, हिंद यूरोपी जो ख़ानदान है और उर्दू ज़बान और लिशानियात दोनों के एतबार से निहायत अहम है। उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ बराह रास्त उसी ख़ानदान से है। उस ख़ानदान की ज़बानें शुमाली हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और यूरोप के तकरीबन तमाम ममालिक में बोली जाती है। संस्कृत, उसका पाली, उसका कदीम फ़ारसी, यूनानी, लातिनी वगैरह कदीम ज़बानें उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। मतलब हिंद यूरोपी ख़ानदान जो 8 ख़ानदानों का सबसे बड़ा, उसकी एक शाख हिंद आराई है। तो उसी से ताल्लुक़ रखती है ये सारी ज़बानें। संस्कृत, पाली, कदीम फ़ारसी, यूनानी, लातिनी वगैरह जो है वो उसी ख़ानदान से है। आजकल इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक ज़बान यानी अंग्रेज़ी तमदन इंसानी का सबसे ज़बरदस्त कारनामा बन गया है। शुमाली हिंद में बोली जाने वाली हिंद यूरोपी ज़बान की ज़ेली ख़ानदान को हिंद आराई कहते हैं। मतलब एक शाख जो है शुमाली हिंद में जो हिंद यूरोपी है उसका ज़ेली ख़ानदान जो है उसका हिंद आराई। ये एक हकीकत है कि हिंद आराई हिंद आराई ज़बान का इर्तका का पहला मस्तनिद नक्श हमें कहाँ मिलती है? अगर देखें तो कहाँ मिलती है? वो है ऋग्वेद की शक्ल में मिलता है। जब आर्याई ज़बान को नए सिरे से मंजिम करने की कोशिश की गई तो एक ख़ास किस्म की टकसाली ज़बान का वजूद सामने आया जो बन संवर कर संस्कृत हो गई। संस्कृत ज़बान ने जब मजहब को अपने आगोश में जगह दी और ब्राह्मणों के हल्के में महदूद होकर रह गए तो रफ्ता रफ्ता उसका रवाज जो है वो ख़त्म होने लगा। उसी वक्त प्राकृत लोगों में मकबूल हो रही थी। ये बात भी काबिल गौर है कि उन्हें पहली प्राकृतों की अदबी शक्ल जो है उसको पाली का नाम दिया गया है। जो पाली का जो ज़बान है वो प्राकृत से ही आया है। सम्राट अशोक की लाटो और बुद्ध मज़हब की जो किताबों में पाली के नमूने आपको देखने को मिलती है। सम्राट अशोक के अहद हुकूमत में 2 ज़बानें, मशरिकी प्राकृत और मगरिबी प्राकृत 2 ज़बानें राइज थी, है ना। मगरिबी प्राकृत पर संस्कृत का गहरा असर था और मशरिकी प्राकृत को हम मगधी के नाम से जानते हैं। मगधी इससे पहले जो मैं बताई खाकी उसमें मगधी है, तो मगधी जो है वो इन्हीं की अक़साम है के जानते हैं। जबकि मगरिबी प्राकृत को सूरसनी प्राकृत कहते हैं, है ना, सूरसनी प्राकृत कहते हैं। उसके बाद आता है कि हिंद आराई जो ज़बान है, हिंद आराई ज़बानों में महाराष्ट्री, सूरसनी और मगधी, अर्धमगधी, पिशाजी को ओलियत का दर्जा हासिल है। बाद में प्राजित सूरसनी उपभरनेश, नागिर उपभरनेश, उपनागिर वगैरह नज़र आती है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि आर्याओं और द्राविड़ मुसलमानों के बाहिमी मेल जोल, समाजी ताल्लुकात और सदियों तक एक साथ मिल जुल कर रहने और एक दूसरे की तहज़ीबी, सकाफ़ती, समाजी महरक़ात और लिशानी खुसूसियात से मुतासिर होने के सबब जो नई ज़बान वजूद में आई वो उर्दू कहलाई। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब और मुश्तरक कल्चर की तर्जुमान है। ये सदियों की तहज़ीब है ना, सदियों की तहज़ीबी, समाजी और लिशानी सफ़र के इर्तका का नतीजा है। उर्दू महज बोल चाल की ज़बान ही नहीं बल्कि मकबूल और आम खास अदबी ज़बान भी है। ये अवामी राब्ते की ज़बान के साथ साथ अदबी ज़बान का फ़रीज़ा भी बातरीका अशन अंजाम दे रही है। उर्दू ज़बान जो है वो मुख्तलिफ़ बोलियों और ज़बानों से मिलकर बनी है। इसकी तक़सीर और तामीर में सभी मज़हब के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उर्दू ज़बान व अदब में मुख्तलिफ़ मज़हब के साथ साथ हिंदुस्तानी तहज़ीब व माशरत की तर्जुमानी भी मौसर अंदाज में होती है। उर्दू का अपना मखसूस इलाका या सूबा नहीं है, लेकिन
लेकिन ना सिर्फ पूरे हिंदुस्तानी बल्कि बैरूनी हिंद की नई बस्तियों में भी में बोली और समझी जाती है ना। सिर्फ हिंदुस्तान में ही उर्दू नहीं, बैरून हिंद में भी बोली जाती है। उसकी शेरनी और हलावत सभी को अपनी जानिब मतवाज़ा कर लेती है। ये हो गया पूरा कदीम हिंद आराई, मतलब कदीम वस्ती दोनों है। उसके बाद आता है कि जदीद हिंद आराई की ज़बानें, जो मैं इसकी नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट 3 की जो वीडियो बनाऊंगी उसमें जदीद हिंद आराई कितनी अक़साम है, उसमें कौन कौन सी ज़बानें आती है और जदीद हिंद आराई से किस तरह उर्दू पूरी तरह से हम लोगों के पास आ गई, उसको मैं जदीद हिंद आराई पढ़ने से हम लोगों को मालूम होगी। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक।